हे फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं मैकेनिकल हाउस और मैं हूं विमलेश शर्मा। हम आपको आज थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 8 पढ़ाएंगे, है ना। अभी देखेंगे कि लेक्चर 7 में क्या हुआ था और फिर देखेंगे कि लेक्चर 8 में हमें क्या देखना है। ठीक है, तो हमने जैसा कि प्रीवियसली देखा था कि लेक्चर 7 में थर्मोडायनामिक्स लेक्चर 7 में हमने देखा था, क्या क्या देखा था। फ्री एक्सपेंशन, फिर कंट्रोल वॉल्यूम का एनालिसिस किया था, स्टेडी फ्लो देखा था। ठीक है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देखा था एंड उसका डेरिवेशन देखा था। एंड डिफरेंट डिफरेंट अब डिवाइस देखा था, लाइक आपका टरबाइन देखा था, नोजल देखा था और कंप्रेशर देखा था कि उसमें स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कैसे यूज होता है। ठीक है ना, क्या क्या उसमें एजम्पशन थे सब डिस्कस किया था हमने। और फाइनली उसका क्या फॉर्मूलेस बनते हैं ये सब देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, और आफ्टर थ्रोटलिंग प्रोसेस हमने देखा था कि अनस्टेडी स्टेट की एनालिसिस कैसे होती है और हमने करके देखा था और कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, है ना। आज लेक्चर 8 में हमें क्या देखना है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो लेक्चर 8 में हम आज क्वालिटी ऑफ एनर्जी के एनालिसिस करेंगे कि एनर्जी एक्चुअली में कैसे हो, कितने टाइप की होती है। ठीक है ना, क्वालिटी उसकी क्या कैसे होती है। हाई ग्रेड एनर्जी एंड लो ग्रेड एनर्जी के बारे में बात करेंगे। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। केल्विन और प्लांक का स्टेटमेंट देखेंगे। क्लासियस का स्टेटमेंट देखेंगे। सीओपी क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। कार्नोट साइकिल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल देखेंगे। ठीक है, तो चलो माय डियर, अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्वालिटी ऑफ एनर्जी एनालिसिस। तो हम इसमें देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ जो एनर्जी एनालिसिस है एक्चुअली दो टाइप की होती है। कितने टाइप की क्वालिटी ऑफ एनर्जी की होती है, दो टाइप की होती है। फर्स्ट है हाई ग्रेड एनर्जी एंड सेकंड है लो ग्रेड एनर्जी। ठीक है, एंड जो हाई ग्रेड एनर्जी होती है माय डियर, डायरेक्टली अवेलेबल फॉर यूज़। ठीक है ना, डायरेक्टली यूज़ के लिए अवेलेबल होती है। ठीक है ना, इन सराउंडिंग्स। अभी हाई ग्रेड एनर्जी की यदि हम बात करें तो यह क्या होती है कि एक एक अवेलेबल एनर्जी होती है। ठीक है ना, एंड इसका एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा और वर्क हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ये सब क्या है, हमारी हाई ग्रेड एनर्जी होती है। ठीक है, और हम यदि काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात करें माय डियर, तो टोटली अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ फोर्स। ठीक है, ये जो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होती हैं ये टोटली अवेलेबल होती हैं इन फोर्स के फॉर्म में। ठीक है, अभी हम यदि कंसनट्रेटेड एनर्जी और स्कैटर्ड एनर्जी की बात करें माय डियर, तो कंसनट्रेटेड एनर्जी इज़ मोर यूजफुल होती है एज़ कम्पेयर टू स्कैटर्ड एनर्जी। ठीक है, तीसरी चीज़ यदि हम इसमें देखते हैं कि एनर्जी जो होती है हाई टेम्परेचर में प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, एनर्जी प्रेजेंट इन हाई टेम्परेचर मोर सिग्निफिकेंट एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट लो टेम्परेचर। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो हाई टेम्परेचर में जो एनर्जी प्रेजेंट होती है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट लो टेम्परेचर। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो और लो टेम्परेचर हो और हाई टेम्परेचर हो, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यदि आप लो टेम्परेचर में देखो और हाई टेम्परेचर में देखो तो आप ये पाएंगे माय डियर कि यह मोर सिग्निफिकेंट होती है एज कम्पेयर टू लो टेम्परेचर के। ठीक है ना, अभी हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन से लॉ आ जाएंगे, आपका केल्विन प्लांक स्टेटमेंट आ जाएगा, क्लासियस स्टेटमेंट आ जाएगा। लेकिन उस स्टेटमेंट के पहले हम देखेंगे कि सोर्स और सिंक क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है ना, ये एक्चुअली थर्मल एनर्जी रिजर्वायर के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सोर्स एंड सिंक। तो सोर्स में एक्चुअली क्या होता है हमारी डियर कि थर्मल जो एनर्जी होती है सोर्स में हम सप्लाई करते हैं, थर्मल एनर्जी को हम सोर्स में सप्लाई करते हैं। ठीक है ना, और जो सिंक होता है वह सिंक क्या करता है कि थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना, थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। बात समझ में आई। अभी हम
यदि सोर्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जैसे समुद्र हुआ, सी हुआ एक, ठीक है ना। तो सी में कितनी भी अमाउंट ऑफ हीट आप सी से निकाल लो तो उसके थर्मल स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से सोर्स सिंक की बात करें तो थर्मल रिजर्वायर है एक टाइप, थर्मल रिजर्वायर का टाइप ही होता है सिंक, ठीक है ना, जहाँ आप कितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी को या अमाउंट ऑफ हीट को डंप करवा दो, ठीक है, तो उसका थर्मल स्टेट अनअल्टर्ड रहेगा, मतलब कोई चेंजेस इसमें नहीं आएंगे माय डियर। बात समझ में आई, ठीक है। अभी हम एक नोट पॉइंट देखते हैं कि हाई ग्रेड एनर्जी को आप टोटली कन्वर्ट कर सकते हैं। हाई ग्रेड मतलब एनर्जी मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हाई ग्रेड एनर्जी को आप टोटली कन्वर्ट करवा सकते हैं, बट लो ग्रेड एनर्जी को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं पूरा, ठीक है ना। लेकिन जो पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा, जो पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा नोन एज अवेलेबल एनर्जी, और जो पार्ट कन्वर्ट नहीं होगा माय डियर दैट इज़ नोन एज अनअवेलेबल एनर्जी। और मैं आपको बता दूं माय डियर कि यही जो जो अनअवेलेबल एनर्जी होता है वह किसके फॉर्म में होता है, किसको जन्म देता है, इंट्रोपी को जन्म देता है, ठीक है ना। अभी ये हाई ग्रेड एनर्जी की हम बात कर रहे थे, अभी लो ग्रेड एनर्जी की बात करें तो माय डियर लो ग्रेड एनर्जी में जो यूजफुल पार्ट होता है एनर्जी का, जो यूजफुल पार्ट होता है उसे हम अवेलेबल एनर्जी बोलते हैं, और जो पार्ट यूज में नहीं आता है उसको हम अनअवेलेबल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो अवेलेबल एनर्जी में से हीट हो जाएगा, ठीक है ना, और यही जो अनअवेलेबल एनर्जी है माय डियर वो किसको जन्म देता है, इंट्रॉपी को जन्म देता है। मतलब यदि हम बात करें तो इंट्रॉपी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अनअवेलेबल एनर्जी के। बात समझ में आई, एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अनअवेलेबल एनर्जी के, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या केल्विन प्लांक की स्टेटमेंट, केल्विन प्लांक ने क्या बोला था। एक्चुअली में मैं आपको बताऊं तो केल्विन प्लांक जी जो थे वह किसकी बात कर रहे थे, किसके लिए स्टेटमेंट दिया था, वो हीट इंजन के लिए स्टेटमेंट था। उनने क्या बोला कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेवलप अ साइक्लिक डिवाइस विच विल प्रोड्यूस वर्क बाय एक्सचेंजिंग हीट विथ अ सिंगल टेम्परेचर रिजर्वायर। मतलब उनका कहना था कि एक ऐसा साइक्लिक डिवाइस बनाना असंभव है जो हमारा वर्क डन तो प्रोड्यूस करेगा बट सिंगल टेम्परेचर रिजर्वायर से, ठीक है ना। वो क्या बोल रहे हैं कि आप ऐसा डिवाइस बनाओ, साइक्लिक डिवाइस बनाना असंभव है जो कि वर्क डन प्रोड्यूस करे, लेकिन उसमें जो रिजर्वायर होना चाहिए वो सिंगल होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक ही रिजर्वायर है, हीट आप सप्लाई करवा रहे हो और इसमें वर्क भी हो रहा है, तो ऐसा डिवाइस बनाना उनने बोला था कि असंभव था। और ये किसके लिए बोला था, हीट इंजन के लिए बोला था, ठीक है। अभी हम परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड टाइम की बात करें तो वह क्या होता है कि कन्वर्ट वर्क इनटू इक्वल अमाउंट ऑफ हीट। यह क्या करता है कि वर्क को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यदि हम केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को देखें तो एफिशिएंसी क्या होती है, W इक्वल्स टू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन हीट इनपुट, ठीक है ना। वर्क डन अपॉन हीट इनपुट इक्वल्स टू 100% होना चाहिए, इम्पॉसिबल होता है इस पर केल्विन स्टेटमेंट, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं कि केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट भी यही था कि 100% एफिशिएंसी गेन कर लेना इम्पॉसिबल है फॉर अ सिंगल टेम्परेचर रिजर्वायर से, ठीक है ना। देन हम एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं माय डियर जहाँ पर एटलीस्ट हमारी प्रोसेस सेटिस्फाइड हो जाए, भले ही एफिशिएंसी 100% दे या ना दे। फिर हम क्या करते हैं कि ये देखिए, अब हमने दो रिजर्वायर ले लिया, टी हाई एंड टी लो, और बीच में लगा दिया क्या, इंजन। जब हाई हीट QH सप्लाई करते हैं तो वह इंजन में जाता है और वर्क डन प्रोड्यूस करता है, क्यू हाई माइनस क्यू लो, ठीक ना। बची कुछ एनर्जी जो हीट जो होती है क्यू लो से ट्रांसफ़र होके कहाँ जाती है, लो टेम्परेचर में आती है। तो इन दिस केस जो इफिशिएंसी हमारी होती है तो क्या हो जाएगा, इंजन के केस में वर्क डन अपॉन क्यू हाई, जो हाई रेट में जो हमारी हीट सप्लाई हो रही है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वर्क डन अपॉन क्यू हाई। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, क्यू हाई माइनस क्यू लो अपॉन क्यू हाई। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसकी, 1 माइनस क्यू लो अपॉन क्यू हाई, ठीक है, 1 माइनस क्यू लो अपॉन। लेकिन केल्विन साहब ने तो ये कहा था कि एफिशिएंसी जो होती है 100% होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि क्यू एफिशिएंसी क्या हो रही है, क्यू हाई अपॉन क्यू हाई माइनस क्यू लो, ठीक है।
क्या बोला है, क्यू हाई माइनस क्यू लो अपान क्यू हाई, एफिशिएंसी क्या हो रही है इंजन की, क्यू हाई माइनस क्यू लो अपान क्यू हाई। बट अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक ये होता है एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए। और यहाँ पे इस केस में एफिशिएंसी 100% तभी हो सकती है माय डियर, जब क्यू लो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। जब जीरो हो जाएगी तो जो एफिशिएंसी हो जाएगी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी इक्वल टू क्यू हाई माइनस जीरो अपान क्यू हाई, दोनों कटेंगे तो 1 आएगा। मतलब यह संभव तभी है जब क्यू लो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मीन्स कोई भी एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब एफिशिएंसी 100%। इस केस में इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। अभी क्लासियस ने क्या बोला है, क्लासियस स्टेटमेंट के पहले मैं आपको बता दूं माय डियर कि यह किसके लिए था, हीट पंप के लिए। क्लासियस साहब ने हीट पंप के लिए स्टेटमेंट दिया कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेवलप अ साइक्लिक डिवाइस विच विल ट्रांसफर हीट फॉर अ बॉडी टू अ लो टेम्परेचर टू द हाई टेम्परेचर विदाउट एनर्जी इनपुट। इन्हें कहा कि बिना किसी भी एनर्जी के इनपुट के आप लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर तक हीट का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्लासिक स्टेटमेंट था, मतलब ये कि इन्होंने कहा कि एक ऐसा डिवाइस बनाना है जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में हीट का ट्रांसफ़र कर दे विदाउट द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी और वर्क दैट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टी हाई है, टी लो है, क्यू एच है, क्यू लो है एंड पी है। एनर्जी इनपुट यहाँ पे अथवा वर्क इनपुट क्या है, जीरो है, ठीक है ना। इस टाइप का डिवाइस इज इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू क्लासियस स्टेटमेंट माय डियर, ठीक है ना। तो अपन इस अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्यू एल प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू एच। तो अपन देखेंगे क्यू एच माइनस क्यू एल इक्वल्स टू डब्ल्यू इनपुट। जब हम पंप और रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं माय डियर, देन वी विल नेवर टॉक अबाउट एफिशिएंसी, ठीक है ना। जब हम पंप और रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कभी भी एफिशिएंसी वर्ड का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे एक वर्ड अलग से ऐड होता है जिसे बोलते हैं COP। COP मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। मतलब यदि हम पंप और रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो वहाँ एफिशिएंसी का यूज़ नहीं किया जाता, एफिशिएंसी की जगह वहाँ पे COP यूज होता है। और जब हम इंजन की बात करते हैं माय डियर तो वहाँ पे आप एफिशिएंसी की बात करेंगे, एफिशिएंसी की बात करेंगे, अंडरस्टैंड। अभी हम किसकी बात करते हैं, COP। COP क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है यहाँ पे, डिजायर्ड इफेक्ट होता है पंप के केस में, डिजायर्ड इफेक्ट जो होता है वह हीट हाई हीट जो होता है हाई हीट ट्रांसफ़र होता है, बात समझ में आई। और रेफ्रिजरेशन के केस में लो अमाउंट ऑफ हीट जो होता है डिजायर्ड इफेक्ट होता है, बात समझ में आई। तो पंप का COP क्या हो जाएगा, क्यू हाई हीट मतलब क्यू एच अपान क्यू एच माइनस क्यू लो, ठीक है ना। डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ हीट होता है और रेफ्रिजरेटर के केस में डिजायर्ड इफेक्ट जो होता है लो अमाउंट ऑफ हीट होता है, ठीक है। तो क्यू एच अपान क्यू एल माइनस क्यू एच माइनस क्यू एल इक्वल टू क्या जाएगा, COP ऑफ पंप एंड क्यू एल अपान क्यू एच माइनस क्यू एल क्या जाएगा, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। देखिए रेफ्रिजरेटर और पंप के रिलेशन की बात करें अपन तो COP ऑफ पंप इक्वल टू क्या जाएगा, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1, ठीक है ना। और यदि वर्क हमारा जीरो हो जाता है देन जो पंप का COP होता है तो क्या हो जाएगा, क्यू एच अपान क्यू एच माइनस क्यू एल, और यही क्या होता है, वर्क होता है। और ये पूरे वैल्यू जब जीरो हो जाएगा माय डियर तो जो पंप का COP होता है वह कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ऐसा डिवाइस बनाना जिसकी COP इनफाइनाइट हो जाए दैट इज इम्पॉसिबल। और यही माय डियर क्या था, क्लासियस का स्टेटमेंट था, बात समझ में आई। देखिए हम यदि केल्विन प्लांक की बात करें, ठीक है, तो वह हीट इंजन के लिए होता है। क्लासियस स्टेटमेंट की बात करें तो वह हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के लिए होता है। और दोनों पैरेलल स्टेटमेंट होते हैं किसके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, ठीक है ना। अभी हम कॉर्नर साइकिल प्रिंसिपल की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि आप PV डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 साइकिल हो जाएंगी,
जो कि क्लॉकवाइज रहेंगी। 2 से 3 जो प्रोसेस होती है वहाँ पे हमारा हीट का एडिशन हो रहा है, एंड 4 to 1 प्रोसेस में हमारा हीट का क्या हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है। और ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, क्लॉकवाइज प्रोसेस होती है। और थर्मोडाइनमिक नोट पॉइंट है माय डियर की इन थर्मोडाइनमिक्स ऑल साइकिल इज इन क्लॉकवाइज, बट इन RAC ऑल साइकिल इज इन एंटी क्लॉकवाइज। देखिए बहुत बड़ी चीज़ है माय डियर कि यदि हम जब थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हैं, थर्मोडाइनमिक्स में आप माय डियर कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए कि थर्मोडायनेमिक्स में आपने जितनी भी साइकिल देखी होगी वह क्लॉकवाइज साइकिल होती है, ठीक है ना। और RAC, ठीक है ना, RAC में आपने पूरी साइकिल क्या देखी होगी, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल देखी होगी। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं माय डियर कि जो क्लॉकवाइज साइकिल होती है ऑलवेज पावर का प्रोडक्शन करती है। क्लॉकवाइज साइकिल हमेशा पावर का प्रोडक्शन करती है, और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल जो होती है माय डियर पावर का क्या करती है, कंजम्पशन करती है। बहुत बड़ी बात है कि जो क्लॉकवाइज साइकिल होती है वो पावर का प्रोडक्शन करती है, और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल जो होती है वह पावर का कंजम्पशन करती है। बात समझ में आई माय डियर? आप देख रहे हैं कि पीवी डायग्राम में जो प्रोसेस 1 to 2 है वो क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है। माय डियर आपने जो प्रोसेस पढ़ी थी फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में उसका यूज होना चालू हो गया है। देखिए यहाँ पे रिवर्सिबल भी है, एडियाबेटिक भी है, और कंप्रेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो 1 to 2 प्रोसेस जो होती है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन होती है। और कंप्रेशन होता है माय डियर तो हमारा प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और वॉल्यूम हमारा कम हो रहा है। यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए ये प्रेशर बढ़ रहा है, फिर टेम्परेचर घट रहा है, और वॉल्यूम भी हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। बात समझ में आई? अभी हम बात करते हैं माय डियर किसकी, 2 से 3। हाँ तो माय डियर प्रोसेस 1 to 2 में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। और जहाँ पे कंप्रेशन होता है माय डियर वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, हमारा टेम्परेचर प्रेशर की वजह से ज़्यादा होगा। और जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो यदि प्रेशर ज़्यादा है तो हमारा वॉल्यूम जो होता है डिक्रीज हो जाएगा। यदि हम 2 to 3 प्रोसेस में आते हैं तो वहाँ पे रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन होता है, और यदि 3 से 4 में जाएंगे तो वहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा। और रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन की वजह से माय डियर क्या होता है कि हमारा जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है। और डायग्राम में आप देख रहे हैं जैसा कि प्रेशर डिक्रीज होगा तो हमारा वॉल्यूम जो होता है इसका इंक्रीज हो जाएगा माय डियर। उसके बाद हम 4 to 1 प्रोसेस देखते हैं तो वहाँ पे क्या हम देखेंगे कि रिवर्स्ड रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन हो रहा है माय डियर यहाँ पे, ठीक है ना। अभी आप QA का मतलब क्या हो जाएगा, हीट एडेड, और QR का मतलब क्या हो जाएगा, हीट रिजेक्टेड। अभी हम देखते हैं कि पावर प्रोड्यूसिंग कॉल्ड इज गैस साइकिल, जो साइकिल पावर को प्रोड्यूस करता है तो उसे हम गैस साइकिल बोलते हैं। और इसमें कोई फेज चेंजेस इस प्रकार इसमें नहीं होता है, ठीक है। अभी इस कार्नाट साइकिल में हम देखते हैं कि इसमें 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होती है और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस अथवा साइकिल होती है, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था हमारे डियर कि यदि एडियाबेटिक प्रोसेस होती है तो अब बहुत तेज हो जाएगी, आइसोथर्मल प्रोसेस होती है तो बहुत धीमी हो जाएगी। और यह हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल ज़िंदगी में दिस इज़ इम्पॉसिबल कि एक प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो और एक प्रोसेस बहुत कम हो। ऐसा संभव ही नहीं है माय डियर, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं कि आइसोथर्मल तो हमारा ऑलरेडी स्लो होता ही है, एडियाबेटिक को हमें स्लो कराना होता है। तो एडियाबेटिक को स्लो कराने के लिए क्या करते हैं कि वी विल यूज़ इंसुलेशन का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड प्रोसेस को, जो एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत तेज़ हो रही थी तो इंसुलेशन का यूज़ करके उसको हम स्लो करवाएंगे, तो हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस भी स्लो हो जाएगी और आइसोथर्मल तो ऑलरेडी हमारी स्लो थी। बात समझ में आई माय डियर? बहुत बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्वेश्चन में आ सकता है कि एडियाबेटिक को स्लो कैसे कराया जा सकता है, एडियाबेटिक प्रोसेस को स्लो कैसे कराया जाता है, तो आप बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाट, इंसुलेशन, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा कि यदि हम बात करें पावर साइकिल की, पावर साइकिल की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पे कहाँ पे यूज़ होता है, ये पावर प्लांट पर यूज़ होता है। और ये जो साइकिल होती है कौन सी होती है पावर प्लांट में जो यूज होती है, दिस इज़ अ मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल होती है, जो कि कहाँ यूज होती है, विच इज़ यूज इन पावर प्लांट, ठीक है। अभी स्टीम पावर प्लांट की बात करते हैं माय डियर, तो वहाँ पर हम कौन सी
कार्नोट साइकिल यूज नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। स्टीम पावर प्लांट की बात करते हैं तो कार्नोट साइकिल यूज नहीं कर सकते हैं। तो स्टीम पावर प्लांट में कौन सा साइकिल यूज करेंगे? उस साइकिल का नाम क्या होता है? मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल, सॉरी रैंकाइन साइकिल, नॉट मॉडिफाइड। रैंकाइन साइकिल का यूज होता है कहाँ पे? आपके स्टीम पावर प्लांट में, ठीक है। अभी हम जब बात करते हैं कि इसकी सम स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द कार्नोट प्रिंसिपल, कार्नोट प्रिंसिपल से बेस्ड हम यदि कुछ स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा माय डियर, सीधा उठा के एक क्वेश्चन फेंकता है किसमें? ईएसई और गेट में। पहला जो हमारा स्टेटमेंट निकल के आता है कार्नोट प्रिंसिपल के एनालिसिस करने के बाद, तो वह होता है क्या? द एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल कार्नोट इंजन कैन नेवर बी ग्रेटर देन, बात समझना, कैन नेवर बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिवर्सिबल इंजन व्हेन देयर आर ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट। ध्यान से सुनिए, जो रिवर्सिबल कार्नोट इंजन का जो इफिशियंसी है कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है किसके? रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी से, यदि दोनों सोर्स और सिंक दोनों का टेम्परेचर लिमिट सेम होगा तो, ठीक है ना। जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन। ये कब होगा माय डियर? जब दे आर ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट, सेम टेम्परेचर लिमिट होगा तो रिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी होगी इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी से ज़्यादा होगी माय डियर। दूसरा जो स्टेटमेंट निकल के आया वो होता है कि इफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल इंजन इज सेम एट अ गिवन टेम्परेचर लिमिट इज सेम। क्या बोल रहा है कि सभी रिवर्सिबल इंजन का इफिशिएंसी सेम होगा यदि उसका टेम्परेचर लिमिट सेम होता है माय डियर, ठीक है। रिवर्सिबल इंजन की बात कर रहा है। एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल इंजन इज सेम, यदि किसी भी रिवर्सिबल इंजन का टेम्परेचर सेम है तो उसकी एफिशिएंसी हमेशा सेम होगी। बात समझ में आई? तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन फर्स्ट इक्वल्स टू एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन सेकंड इक्वल्स टू एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन थर्ड, ठीक है ना। इट सेम टेम्परेचर लिमिट। अभी क्या है, कार्नोट एनालिसिस से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला हमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो फर्स्ट क्या था उसमें कि एफिशिएंसी ऑफ और रिवर्सिबल इंजन डिपेंड्स ओनली अ टेम्परेचर लिमिट। जो रिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी होती है दिस इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ओनली, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड। जो एफिशिएंसी होती है किसकी? रिवर्सिबल इंजन की, वह इंडिपेंडेंट होती है किसके? वर्किंग फ्लूइड की। मतलब वर्किंग फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, लाइक ऑयल हो, वाटर हो, सबके केस में एफिशिएंसी विल बी व्हाट? एफिशिएंसी विल बी सेम। बात समझ में आई? अभी हम बात करते हैं कि इसका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल का, ठीक है ना। हमने यहाँ देखा कि इफिशियंसी इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? टेम्परेचर, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? पूरा सिस्टम देख रहे हैं कैसा? फर्स्ट सोर्स हमारा क्या है? T1 है, फिर हीट फ्लो हो रहा है Q1, फिर इंजन E1 लगा हुआ है, वर्क फ्लो हो रहा है W1, ठीक है। फिर Q2 हुआ, फिर T2 हुआ, फिर यहाँ पे Q2 हुआ, फिर E2 हुआ, फिर W2 वर्क फ्लो हो रहा है, फिर Q3 T3 हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि एफिशिएंसी 1 की हम बात करते हैं तो 1 माइनस एफिशिएंसी फर्स्ट इक्वल्स टू क्या जाएगा? 1 माइनस Q2 माइनस अपॉन Q1। तो हम जैसा कि पढ़ चुके हैं कि एफिशिएंसी जो होती है कि क्या होती है? फंक्शन ऑफ T1 एंड T2 होता है। तो एफिशिएंसी 1 इक्वल्स टू क्या जाएगा यहाँ पे? 1 माइनस टी रिजेक्शन अपॉन टी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो उसी प्रकार से वो हीट के फॉर्म में था, दिस इज अब हम बात करेंगे इसका टेम्परेचर के फॉर्म में। तो एफिशिएंसी 1 इक्वल्स टू क्या जाएगा? 1 माइनस T2 बाई T1 एंड रिवर्सिबल एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन का हो जाएगा ये। और टी शुड ऑलवेज बी इन केल्विन, टी हमेशा किस में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। यदि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पंप की बात करें देन COP ऑफ पंप इक्वल्स टू क्या जाएगा? QH अपॉन QH माइनस QL इक्वल्स टू क्या जाएगा? TH अपॉन TH माइनस TL। तो COP भी ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर लिमिट, ठीक है। अभी COP ऑफ रेफ्रिजरेंट की बात करें तो क्या जाएगा? QL अपॉन QH माइनस QL इक्वल्स टू TL अपॉन TH माइनस TL। यहाँ पे हम हीट के फॉर्म में भी देख रहे हैं COP पंप और रेफ्रिजरेटर की, और टेम्परेचर के फॉर्म में देख रहे हैं माय डियर। अभी देखिए थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एनालिसिस जो मैंने किया उसमें एक इनहेरेंट एजम्पशन है माय डियर कि आइसोथर्मल हीट एडिशन एंड हीट रिएक्शन होता है।
मतलब एजम्पशन ये हम लेके चलते हैं इसमें कि जो हमारा इस केस में हीट का एडिशन और हीट का जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, आइसोथर्मली हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो TH एंड TL टेम्परेचर वर्किंग सब्सटेंस का है, और यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है, जो हमारा TH एंड TL होता है हमारे समझने वाली बात है, ये हमारा एक्चुअली में वर्किंग सब्सटेंस का होता है, ठीक है ना, सब्सटेंस का है। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है देन वी विल टेक फ्रॉम थर्मल रिजर्वायर एंड देयर एट दैट कंडीशन वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर दिया है, देन वी विल नॉट यूज द टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर। बात समझ में आई? मतलब ये जो TH और TL दिया होता है ना माय डियर, वो वर्किंग सब्सटेंस का दिया होता है, ना कि रिजर्वायर का दिया होता है, ठीक है। जैसे कि रिजर्वायर में कोई सब्सटेंस डला हुआ है, लाइक फ्लूइड हुआ, ऑयल हुआ, मरकरी हुआ, जो भी हुआ, सपोज दैट वो एक्चुअली में वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर है, ना कि रिजर्वायर का, ठीक है। यदि क्वेश्चन में कुछ भी पूछता है तो आप यही मान के चलो, मतलब यदि दिया भी नहीं है ना कि वर्किंग सब्सटेंस का है कि रिजर्वायर का है, या दोनों का दे दिया, लोअर टेम्परेचर ये है, अपर टेम्परेचर ये है, आप एफिशिएंसी निकालो, समथिंग लाइक दैट, उस कंडीशन में हम करेंगे माय डियर ये कि हम वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर लेंगे एफिशिएंसी निकालने के लिए, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो ठीक है, अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर लेके हम आएंगे जल्द ही, और वहाँ पे हम क्लासियस इनइक्वालिटी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो हम नई वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप इजीली देख पाएंगे, ठीक है। ये आज आठवां लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। 5 to 6 लेक्चर में हमारा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम 3 से 4 दिन में लगभग ख़त्म कर देंगे, है ना। उसके बाद हम सोमिया या FM लेके चलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, बाय।